अध्याय 3 में स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में, अर्थात यहाँ पर विक्रय के बारे में प्रावधान किया गया है ना। तो सेक्शन 54 धारा 54 यहाँ पर विक्रय को परिभाषित करती है, से है ना, विक्रय। तो विक्रय क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है ना। तो विक्रय क्या है? विक्रय जो है स्वामित्व का अंतरण है। विक्रय क्या है? स्वामित्व का अंतरण है। लेकिन ऐसा स्वामित्व का जो अंतरण है वह कीमत के बदले में, है ना। विक्रय क्या है? विक्रय जो है स्वामित्व का अंतरण है, ओनरशिप का जो है तो ट्रांसफर है ना। और ऐसा स्वामित्व का अंतरण कीमत के बदले में, फ्री में नहीं है ना, विथ कंसीडरेशन, है ना, साप्रतिफल। क्योंकि यदि विदाउट कंसीडरेशन, है ना, बिना प्रतिफल के यदि अंतरण किया जाएगा तो वो गिफ्ट हो जाएगा, दान हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि विक्रय जो है तो स्वामित्व का अंतरण है, लेकिन वह स्वामित्व का अंतरण कैसा है? कीमत के बदले में, है ना। तो कह रहा है विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया। ये जो कीमत है, ये कीमत या तो दे दी गई है, या तो दे दी गई है, या देने का वचन दिया गया है, या फिर ऐसी कीमत देने का वचन दिया गया है ना। या फिर कुछ दे दी गई है, और कुछ देने का वचन दिया गया है, कुछ देने का वचन यह तो दिया गया। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है? विक्रय जो है स्वामित्व का अंतरण है। विक्रय क्या है? स्वामित्व का अंतरण है, जो कि कीमत के बदले में है ना। कीमत कैसी है? जो दे दी गई है, या देने का वचन दिया गया है, या कुछ दे दी गई है, कुछ देने का वचन दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, खेत है तो स्वाभाविक सी बात है, किसका होगा? स्वाम्या का, है ना। स्वाम्या का जो है खेत है। ये खेत इन्होंने दीपशिखा को, यह तो कहना चाहिए कि दे दी, है ना। लेकिन इस खेत की जो कीमत है 10 लाख रुपए, है ना, वो 10 लाख रुपए दीपशिखा ने स्वाम्या के लिए दे दिए, है ना। दीपशिखा ने इस खेत की कीमत 10 लाख रुपए स्वाम्या को दे दिए, और स्वाम्या ने इस खेत से संबंधित अपना जो स्वामित्व था, ऑनरशिप थी, वह स्वामित्व दीपशिखा को अंतरित कर दिया। ठीक, तो ये जो है तो कीमत दे दी गई, है ना। या फिर
10 लाख रुपए अभी दीपशिखा के पास नहीं है, लेकिन दीपशिखा ने वचन दे दिया। दीपशिखा ने सौम्या को वचन दे दिया कि 4 महीने में हम आपके जो है तो 10 लाख रुपए दे देंगे। और सौम्या ने यहाँ पर ये खेत जो है तो दीपशिखा को ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो कह रहा कि ऐसी स्थिति में भी वह सेल माना जाएगा, विक्रय माना जाएगा, है ना। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने वचन दिया कि हम जो है तो आपको जो है तो 10 लाख रुपए 4 माह के अंदर दे देंगे। 4 माह 6 माह जो भी जो है तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम दे सकते। तो ये कीमत देने का वचन यहाँ पर जो है तो दिया। या फिर दीपशिखा ने कहा कि देखो ऐसा है कि कीमत तो 10 लाख है, लेकिन आप ऐसा करो कि अभी 5 लाख रुपए जो है तो अभी आप हमसे कैश ले लो, है ना। 5 लाख रुपए आप हमसे अभी के अभी कैश ले लो, और शेष राशि, है ना, शेष 5 लाख जो है वो हम अगले 4-5 महीनों में दे देंगे, है ना। तो 5 लाख जो है तो दे दियो, 5 लाख देने का वचन दे दिया, मतलब कुछ कीमत जो है तो दे दी गई है और कुछ देने का वचन दे दिया गया, है ना। तो इस संव्यवहार को हम क्या कहेंगे? विक्रय से। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है तो यहाँ पर विक्रय का संव्यवहार सेक्शन 54 में दिया गया। आगे कह रहा है कि विक्रय कैसे किया जाता है। विक्रय कैसे किया जाता है, तो इसके संबंध में कह रहा है कि ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। अर्थात जहां पर ऐसी किसी स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक का है, जहां पर ऐसी स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक का है, तो वहां पर लिखित और रजिस्टर्ड संव्यवहार के माध्यम से ही विक्रय होगा। ऐसे मुंह जुबानी जो है तो विक्रय नहीं होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 100 रुपये में कौन सी स्थावर संपत्ति आ रही, कौन सा मकान, कौन सा खेत आ रहा है ना। और वो भी सीधे जो है तो ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही, स्वामित्व जो है तो अंतरित किया जा रहा है, अर्थात बेचा जा रहा है। सही बात है। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 रुपये में कोई संपत्ति नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा ये देखें कि ये अधिनियम कब का है? 1882 का, है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो ये जो 100 रुपये की रकम निर्धारित की गई है ये 1882 की है, इसीलिए हमें कम लग रहा है ना। बाकी उस समय ये 100 रुपये एक बहुत बड़ी जो है तो रकम थी। तो कह रहा है कि 100 रुपये या उससे अधिक की कीमत यदि ऐसी मूर्त स्थावर संपत्ति की है जिसका विक्रय किया जा रहा है, जिसको सेल किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। और जहां पर 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। जहां पर ऐसी स्थावर संपत्ति की कीमत, जहां पर ऐसी स्थावर संपत्ति की, है ना, मूर्त स्थावर संपत्ति की कीमत 100 रुपये से कम की है, तो वहां पर आपकी स्वेच्छा है
आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रीकृत लिखित के माध्यम से भी संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो केवल उस संपत्ति के परिधान के द्वारा, है ना, उस संपत्ति का पोजीशन दे करके, है ना, आप उस संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं, जहां पर कि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम है। तो वहां पर आपके पास विकल्प रहेगा, आप चाहें तो उस संपत्ति का जो है तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा उस संव्यवहार को कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ऐसी संपत्ति को केवल परिधान के माध्यम से, केवल परिधान के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उस संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं। ठीक, तो दो चीजें, यदि संपत्ति का मूल्य, है ना, स्थावर मूर्त संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक का है, तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा, है ना, जहां पर स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक का है, तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। और जहां पर ऐसी मूर्त स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम का है, वहां पर आपके पास विकल्प होगा, आप चाहें तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा भी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो केवल संपत्ति के परिधान के द्वारा भी ऐसे जो है तो कहना चाहिए कि संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है, स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है, और उसका पोजीशन अंतर्ती को दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है कि मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता का या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा देता है ना। तो जब जो है तो संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम का हो और परिधान के माध्यम से संपत्ति का विक्रय किया जाना हो, तो कह रहा है कि इस दशा में संपत्ति का विक्रय कब होगा या कब माना जाएगा, या विक्रय का संव्यवहार कब पूर्ण माना जाएगा। तो इसके संदर्भ में कह रहा है कि जैसे ही अंतर्ती या अंतर्ती के द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को अंतरक के द्वारा कब्जे का परिधान कर दिया जाता है, उसे कब्जा दे दिया जाता है, वैसे ही संपत्ति का विक्रय कंप्लीट मान लिया जाएगा। कब? जबकि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम का है, और जब 100 रुपये से अधिक का है तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा ही संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है विक्रय संविदा। तो कह रहा है स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा यह संविदा है कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा। विक्रय की संविदा क्या है ना, क्या कह रहा है, विक्रय की संविदा क्या है। तो विक्रय की संविदा में कह रहा है कि स्थावर संपत्ति के संदर्भ में दोनों पक्षकारों ने बैठकर के आपस में निबंधन अर्थात शर्तें तय कर ली, और उन शर्तों के आधार पर भविष्य में जो है तो विक्रय होना है। विक्रय आज नहीं हो रहा है, विक्रय कब होना है, भविष्य में होना है। भविष्य में कब होना है उसकी भी डेट यहाँ पर जो है तो निर्धारित कर दी जाएगी। तो कह रहा है कि जो भविष्य में विक्रय होना है उसके संदर्भ में
जो शर्तें तय की गई हैं, जो तारीख तय की गई है, उन सबके संदर्भ में जो संविदा की जा रही है वह विक्रय की संविदा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सौम्या और दीप शिखा के बीच में इस खेत को जो है तो विक्रय करने के संदर्भ में एक संविदा होती है, एक संविदा होती है। और इस संविदा में जो है सौम्या कहती है कि मैं अपना खेत 10 लाख रुपए में बेचूंगी, ठीक। तो दीप शिखा ने कहा ठीक है, मैं आपका खेत 10 लाख रुपए में खरीदूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो समव्यवहार है इसको हम जो है 1 जनवरी 2021 में मूर्त रूप देंगे। इसको जो है तो हम 1 जनवरी 2021 को कंप्लीट करेंगे। सौम्या ने कहा ठीक है ना। दोनों के बीच में संविदा हो गई, बाकायदा इस संविदा को लेखबद्ध कर लिया गया, उस पर दोनों के सिग्नेचर, जिसमें सौम्या ने यह सहमति दी कि ये जो खेत है ये हम 10 लाख रुपए में 1 जनवरी 2021 को आपको विक्रय करेंगे। सौम्या ने इस संविदा में क्या कहा, ये जो खेत है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ये खेत हम 10 लाख रुपए में 1 जनवरी 2021 को आपको विक्रय करेंगे। वहीं पर दीप शिखा ने भी इस संविदा में यह वचन दिया कि हम 1 जनवरी 2021 को आपका यह खेत 10 लाख रुपए में खरीदेंगे, 10 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो ये जो निबंधन, ये जो शर्तें यहाँ पर संविदा में तय हो गई हैं इस खेत के विक्रय के संदर्भ में, तो इस संविदा को कहा जाएगा विक्रय की संविदा। इस संविदा को क्या कहा जाएगा, विक्रय की संविदा। अब 1 जनवरी 2021 को इन्हीं शर्तों के अधीन विक्रय किया जाएगा और दोनों में से कोई भी पक्षकार अपनी बात से नहीं मुकर सके। अब यदि सौम्या कहती हैं कि मैं 10 लाख में नहीं, अब तो कीमत बढ़ गई है, 15 लाख में जो है तो ये खेत बेचूंगी, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदा भंग होगी और इसके लिए दीप शिखा सौम्या के विरुद्ध संविदा भंग के लिए न्यायालय में बात दायर कर सकेंगी और इनसे क्षतिपूर्ति वसूल कर सकेंगे। वहीं पर यदि दीप शिखा कहती हैं कि नहीं, अब तो जो है तो रेट गिर गए हैं, है ना, 10 लाख नहीं, अब तो 8 लाख में हमें जो है तो ये खेत तो है ना, वहाँ की तो कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई, आसपास देख लो आप, जो है तो कोई नहीं खरीद रहा है ऐसे खेत, है ना। तो सौम्या ने कहा नहीं, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 लाख का, अब तो 10 लाख दो। तो दीप शिखा ने कहा कि नहीं, हमें नहीं खरीदना। तो यदि दीप शिखा 10 लाख में खरीदने से इनकार करती हैं तो यहाँ पर सौम्या जो है तो कोर्ट जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दीप शिखा के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भंग की गई है। तो यहाँ पर सौम्या कोर्ट जा करके कह सकती हैं कि यहाँ पर जो है तो दीप शिखा ने संविदा भंग की है ना, हमें क्षतिपूर्ति दिलाई। तो यहाँ पर ये जो है ये विक्रय की संविदा यहाँ पर कहलाई। क्लियर? लेकिन क्या कह रहा है, वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्ट नहीं करती। कौन? विक्रय की संविदा। विक्रय की संविदा केवल
उन शर्तों का निर्धारण करती है जिन शर्तों पर भविष्य में संव्यवहार होना है, विक्रय होना है ना। 1 जनवरी 2021 को जिन शर्तों के अधीन जो है तो संव्यवहार होना है, विक्रय होना है, उस विक्रय को यहाँ पर जो है तो रखा गया है। यहाँ पर जो है तो उन शर्तों के अनुसार जो है तो कहना चाहिए विक्रय होना है, लेकिन केवल संविदा मात्र जो है यहाँ पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार उस संपत्ति में जो है तो नहीं दे देती, अर्थात दीपशिखा केवल उस संविदा के आधार पर इसकी अधिकारी नहीं हो जाती जब तक कि उस संविदा के अनुसरण में कोई कार्य न किया जाए। 1 जनवरी जो है तो 2021 को जो है दीपशिखा जब तक ये निर्धारित राशि 10 लाख रुपए जो है सौम्या को नहीं देती हैं, दीपशिखा का इस खेत में, संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हित, कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले विक्रय क्या है, तो विक्रय जो है तो स्वामित्व का अंतरण है। ऐसा स्वामित्व का अंतरण कीमत के बदले में है, कीमत जो कि या तो दे दी गई है या देने का वचन दिया गया है, या कुछ दे दी गई है और कुछ देने का वचन दिया गया है। ऐसा विक्रय कैसे किया जाएगा, तो कह रहा है कि यदि मूर्त स्थावर संपत्ति की कीमत 100 रुपए या उससे अधिक की है, ऐसा मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक का है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही विक्रय का संव्यवहार कंप्लीट होगा। लेकिन यदि मूर्त स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से कम का है, तो आपके पास ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, आप चाहें तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा भी विक्रय का संव्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको रजिस्ट्रीकृत लिखित नहीं करना है, तो केवल उस संपत्ति के, स्थावर संपत्ति के कब्जे के परिधान के द्वारा भी विक्रय का संव्यवहार पूर्ण किया जा सकता है, जबकि संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से कम का है। विक्रय की संविदा क्या है, तो विक्रय की संविदा वह संविदा है जिसमें किसी स्थावर संपत्ति को भविष्य में बेचने के लिए जो निबंधन, जो शर्तें तय की जाती हैं, उन निबंधनों को, उन शर्तों को जिस संविदा में लेखबद्ध किया जाता है, उस संविदा को विक्रय की संविदा कहा जाता है। विक्रय की संविदा भविष्य में होने वाले संव्यवहार के लिए शर्तें निर्धारित करती है, निबंधन जो है तो तय करती है, और जो उसमें तारीख दी गई है, जो उसमें समय दिया गया है, उस समय उस संविदा के निबंधन या शर्तों के अनुसार ही विक्रय किया जाएगा। जो सेल है ना, वह कंप्लीट की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सेक्शन 54 में विक्रय के संदर्भ में प्रावधान किया गया।